नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर अब हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की एक दशक की कहानी पर। जी हां, बताने वाले हैं कि कैसे एसआईपी का जादू पूरे देश पर छाया, किस तरह से हमने देखा कि भागीदारी न सिर्फ इक्विटी में बल्कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो निवेशकों की बढ़ती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, छोटे मझोले शहरों की बात करें, वहाँ कैसे निवेश की कहानी बदली है, कैसे महिलाओं का कद निवेश को लेकर बढ़ा है और वो भी बहुत ही गंभीर या सीरियस इन्वेस्टर्स के तौर पर अब उभरी है। एक दशक में कितना बदलाव हुआ है जहां तक म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर बात सामने आ रही है, किस किस तरह की कैटेगरीज में कौन कितना निवेश कर रहा है, और इस ग्रोथ को देखते हुए क्या आने वाले 10 साल अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में रहते हैं तो क्या आपके लिए ये फायदेमंद होगा, क्या आप मुनाफा कमाएंगे। बीते 10 साल की चाल को देखते हुए आने वाले 10 साल को क्या भापा जा सकता है, क्या क्या चुनौतियां हैं ज़मीन पर जो हम भी देख रहे हैं, जो आपको शायद समझ जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई लक्ष्य बांध कर रखा है, अगर आपने अपने रिटायरमेंट का लक्ष्य कोई बांध के रखा है, अगर आपने कोई ऐसा लक्ष्य रखा है जहां पर आपके पास 10 से 15 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत है, तो 10 से 15 साल में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव बातें हैं जो शायद आपको काउंटर करके अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। अब हमारा जो चर्चा का मुद्दा है इसी पर आधारित होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी इसके लिए जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, कौस्तभ बिलापुरकर, डायरेक्टर फंड रिसर्च मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया, नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्डम, सुनील सुब्रमण्यम, एमडी सीईओ सुंदरम एएमसी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सुनील सर, आपके पास आऊँगी और कुछ डेटा जो कि बहुत ज़्यादा सामने भी आ रहा है, जहाँ पर हमने देखा है कि ओवरऑल अगर हम 2014 या 16 की बात करें तो इक्विटी में जहाँ पर भागीदारी लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास की थी, उसमें 5.5% का हमने इजाफा आता हुआ देखा है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उसका आंकड़ा जहां पर 1% के आसपास में था, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़कर उसमें भी इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। अलग अलग तरीके से जब निवेशकों ने शुरू किया था निवेश करना 2013-14 में, उससे डबल ट्रिपल चौबल रिटर्न अब आता हुआ देखा है हमने, जो आंकड़ा बदलता हुआ हमने देखा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें, जो कि हमने बीते समय बहुत ज़्यादा होती हुई देखी है, कोविड एक बहुत बड़ी वजह रही है जहाँ पर लोग बहुत जागरूक हुए हैं। कुछ एम्फी की तरफ से यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड सही जैसे कैंपेन्स होते हुए देखे, जहाँ पर लोगों को जागरूकता अवेयरनेस के लिहाज से बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। एसआईपी ये एक ऐसा रामबाण है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सभी जगहों पर इस पर काम होने लग गया है, अलग अलग नाम से ही सही, लेकिन ये एक फॉर्मेट है निवेश का जो कि कॉपी किया जा रहा है। इस पूरे 10 साल की कहानी का अगर मैं लबो-लुबाब समझना चाहूँ आपसे सुनील सर, तो क्या सार निकल कर आता है? तो पहली बात है कि याद रखिए कि इन 10 सालों में देश की तरक्की हुई है। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ आप करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इक्विटी की बात करें, अल्टीमेटली सबसे अहमियत चीज़ ये है कि देश का तरक्की हुआ है कई गुना। तो उसके पीछे नेचुरली स्टॉक मार्केट जो रिफ्लेक्ट करता है देश की बढ़त को, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसमें म्यूचुअल फंड ने सही स्टॉक चुन के उनसे बेहतर रिटर्न दिया है। जैसे आप लार्ज कैप क्षेत्र में देखिए कि करीबन 13 से 14% पर एनम आपको लार्ज कैप से ही मिला है। व्हेरेas आपको मिड कैप से 18 और स्मॉल कैप से 20% पर एनम। अभी रूल ऑफ 72 पता है आपको 4 साल में दुगना होता है, जो 72 डिवाइडेड बाय 18, तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में हर 4 साल में दुगना, तो समझिए 10 साल में जैसे आपने बताया 5-6 गुना अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है लोगों ने। मगर जैसे आपने कहा 2014 में उतने लोग शायद अवेयर नहीं थे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये अवेयरनेस जो मैं एक तरफ से आपने कहा कि एमफी की प्रोग्राम जो म्यूचुअल फंड सही है, मैं सेबी को भी दाग दूँगा कि उन्होंने भी इन्वेस्टर एजुकेशन का पैसे का इस्तेमाल के लिए 2 बेसिस पॉइंट्स निकाल के 1 बेसिस पॉइंट्स एमफी को दिया और 1 बेसिस पॉइंट्स एएमसीज के हाथ में उसी के ऊपर खर्चा करने के लिए दिया। तो ये जो अवेयरनेस और पेनिट्रेशन बढ़ गई है वो एक खास चीज़ है। और आपने अभी एसआईपी की बात करी, तो ये मैं कहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है इसमें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि कस्टमर के साथ बहुत जुड़े होते हैं, वो उनसे महीने-महीने में धीरे-धीरे लगाने से आपको मार्केट में आपने कोविड का भी ज़िक्र किया। अभी कोविड में बहुत करेक्शन हुआ था। जैसे मैम इंडिया अगर थोड़ी स्लो डाउन में जाती है तब भी मार्केट में करेक्शन आती है। मगर एसआईपी करने से जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी जब मार्केट गिरती है तो ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं, उसकी जो एक लाभ
इन्वेस्टर उठा पाए। और कोविड के पहले मैं देख रहा था कि 8,000 करोड़ पर महीने के एसआईपी के आंकड़े थे टोटल, आज 20,000 को छूने के करीब आ गए हैं। तो ये 2.5 टाइम्स इंक्रीज जस्ट इन द लास्ट 5 ईयर आप देख रहे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को रियली हमें कुछ ये देना चाहिए कि उन्होंने कस्टमर को एक सही दिशा में और सही तरीके से अंदर लाए हैं। और सबसे ऊपर बात यह है, मैं जो कहूंगा कि बैंक डिपॉजिट्स जो मान रहे थे लोग कि बैंक डिपॉजिट में निवेश करने से मेरी फ्यूचर बन जाएगी, मगर इन्फ्लेशन जो है वो बैंक डिपॉजिट को पूरा खा जाता है, इंटरेस्ट को पूरा खा जाता है। तो ये अवेयरनेस बढ़ने में भी हमारी इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है। और 2010 में करीबन म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय बैंक डिपॉजिट्स 13-14% के लेवल पे थे। आज 27% यानी दुगना हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के शेयर कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। सो अवेयरनेस के इन्फ्लेशन महंगाई को बीट करने के लिए इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट। ये अवेयरनेस भी मैं कहूंगा कि लोगों में आ चुकी है अभी, और धीरे धीरे वो अपना लॉन्ग टर्म सेविंग्स को म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में दाखिल कर रहे हैं। और ये मैं कहूंगा कि देश के लिए, और इसमें एक काम आप याद रखिए कि गवर्नमेंट की भी हाथ रही है कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन जो दे रहे थे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, अब वो न्यू पेंशन स्कीम में भी वो पूरा इक्विटी इसमें शामिल करने के लिए एक एलोकेशन दे रहे हैं। तो वो भी प्रोविडेंट फंड और एनपीएस का फ्लोज भी इक्विटी मार्केट को आगे आगे बढ़ा रहा है। तो ये बहुत एक उम्दा चीज है, क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यानी गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट के बाद अपनी देखभाल नहीं करती, अपने आप करना पड़ता है। तो इक्विटी मार्केट से अगर लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो ये बहुत बेहतर चीज है कि आप इस रिटर्न से डेफिनेटली इन्फ्लेशन को कई गुना बीट कर सकते हैं। और आपकी जो उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ वही रहे, वो एक्चुअली आज बेहतर भी हो सकता है। यानी काम छोड़ने के बाद रिटायर लाइफ कुड बी मच बेटर देन योर वर्किंग लाइफ। ये है इक्विटी मार्केट का कमाल। काफ़ी सुधार हुआ है सुनील सर, लेकिन अब भी हम यही कहेंगे दिल्ली दूर है। दिल्ली इसीलिए दूर है अर्नब सर क्योंकि ओवरऑल इक्विटी पार्टिसिपेशन या इक्विटी में निवेश में अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश देखें, उसकी भागीदारी देखें, 2013-14 में कहीं 2% के आसपास थी और अब भी वो बढ़ बढ़कर लगभग 8.5-9% के आसपास पहुंची है। तो बहुत लंबा अंतराल है, बहुत लंबा समय है, सफ़र है जो आपको अभी भी तय करना है। लेकिन अब तक की जो कहानी में तब्दीली आई है, जो बहुत बखूबी समझाया सुनील सर ने, ऐसी क्या कसर थी जो पहले रह गई थी? अब की जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है ये अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस ग्रोथ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल में ये ग्रोथ और अग्रेसिवली आगे बढ़ेगी? या क्योंकि हमने कोविड में जब बाजार को एक और दिशा में जाता हुआ देखा है, तब से लेके अब तक हम लगभग बाजार में कोई ऐसा बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आता हुआ देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि लोगों ने इक्विटी बाजार को पढ़ना शायद शुरू कर दिया है, ट्रैक करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हमें बाकी की क्रिप्टो एफएनओ में भी जो दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों की, वो भी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन हम केवल यहाँ पे इक्विटी बाजार की ही बात करेंगे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर बाजार में कोई गिरावट नहीं आएगी तो ये लोग बने रहेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब की बार जो नई खेप है इन्वेस्टर्स की वो बनी रहेगी? कितने चैलेंजेस हैं? देखिए, अगर आप देखें तो जो मेन चीज या फर्क दिखा है ओवर द लास्ट 10 इयर्स इज एंड स्लाइटली इवन लॉन्गर, तो ये है कि पहले जिस तरह से इक्विटी मार्केट को देखा जाता था कि ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन का अड्डा है, वो एक सोच में बदलाव आया। और ये इसको बदलने में बहुत मेहनत की है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, क्योंकि सिर्फ बाजार में आना यानी कि इक्विटी बाजार में आना, क्विक रिटर्न्स कमा के चले जाना, यही पहले एक सोच थी। और उसी से हम देखते थे कि हम 1992 से साइकिल्स देखते आए, तो उसमें क्या होता था इक्विटी मार्केट्स में कि जब भी एक बूम आता था, एक पूरा नया इन्वेस्टर का जो वर्ग है वो आता था बाजार में। फिर एक बस्ट होता था, यानी कि जब गिरावट आती थी तब वो निराश होकर चले जाते थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो साइकिल को म्यूचुअल फंड्स ने तोड़ा है, क्योंकि आज म्यूचुअल फंड्स जब बात करते हैं इक्विटी में निवेश की, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। और ये सोच उन्होंने लोगों की बदली है कि मुझे इक्विटी मार्केट्स में सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए कमाने के लिए नहीं आना है, इससे मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ।
मेरे कई लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इक्विटी में रेगुलरली निवेश करना है। तो ये जो पूरी सोच के साथ जो एक्शंस बदले हैं, इससे क्या होता है, इससे हम आज की तारीख में कह नहीं सकते कि कल या आगे जाते हुए मान लीजिए 2-3 साल की बड़ी इक्विटी में मंदी आई तो निवेशक क्या करेगा? पर इतना तो ये कह सकते हैं कि चांसेस ये है कि काफ़ी सारे लोग ये इस प्रकार की मंदी का लाभ भी लेंगे और म्यूचुअल फंड्स में टक के भी रहेंगे, यानी कि वहाँ पर ही अपना निवेश रखेंगे। ऐसा नहीं है आज आए कल चले गए, और ये ट्रेंड डेटा के हिसाब से हम धीरे-धीरे बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निवेशक जो एसआईपी के माध्यम से निवेश करता है, वो काफ़ी मात्रा में एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है और रेगुलरली लंबे समय तक ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो चलाता है। तो होपफुली ये एक निर्देश है या एक संकेत भी है कि आगे जाते हुए स्थिति में बदलाव होगा, और अभी पोटेंशियल के माध्यम से अगर हम देखें तो पूरे देश में आज एक बहुत छोटा वर्ग इक्विटी में निवेश करता है, और खास करके वो बड़े शहरों में और वहां से आता है। लेकिन जैसे-जैसे ये नॉलेज स्प्रेड होता है और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी जैसे-जैसे म्यूचुअल फंड्स भी इंटीरियर्स में जाएँगे, तब इंडस्ट्री के लिए भी और सभी के लिए एक ऐसा बड़ा मार्केट खुलेगा इन टर्म्स ऑफ पीपल हू कैन इन्वेस्ट, हू कैन यूज़ दिस। तो ये एक बड़ी पोटेंशियल है आगे जाते। और ये सब तब होगा जब लोगों में सही फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, सही फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, सही अप्रोच होगी अपने आर्थिक लक्ष्यों को लेकर। डेटा का आपने जिक्र किया अर्नव जी, और कौस्तुभ, डेटा को लेकर मैं आप ही के पास आऊँगी, क्योंकि कुछ अहम ट्रेंड्स हैं जो शायद आपने फिगर आउट किए हैं, जिसमें भले ही हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान्स के जरिए निवेश करने की बात हो या पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात हो, बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता हुआ दिखाई दिया है। तो कुछ ट्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि कौस्तुभ आप हमारे साथ शेयर करें। जी, कविता जी, और पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सुनील जी ने, अर्नव जी ने बोला कि ये एक सेक्युलर ट्रेंड अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कि म्यूचुअल फंड्स जो निवेशक हैं, अभी मार्केट हमें हाल ही के 10 साल में हमने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ ऊपर ही गया है, एक ही डायरेक्शन में गया है, काफ़ी कोविड के टाइम भी हुआ, याद रखिए। अभी हम वॉर की सिचुएशन काफ़ी जूझ रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से, तभी भी इन्वेस्टर्स, निवेशकों ने काफ़ी डट के सामना किया है ये अप्स एंड डाउन्स का, और निवेश करते गए थ्रू दी एसआईपी, जो बहुत ही बढ़िया बात है। जो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हमने जो देखे हैं, और आपने जो पूछा, जो पैसिव इन्वेस्टिंग हो या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो, मुझे लगता है ये दोनों मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है, ना कि एक दूसरे से लड़ रहा है। जैसे हम एक्टिव वर्सेस पैसिव बोलते हैं, तो एक्टिव वर्सेस पैसिव नहीं है, एक्टिव प्लस पैसिव है, जो हर निवेशक की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। और यही हम देख रहे हैं कि पैसिव जो 10 साल पहले ज़्यादा निवेशक नहीं देख रहे थे इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स में, हाल ही में आप देखेंगे तो अब ईपीएफओ का तो, इंस्टीट्यूशनल का पैसा तो काफ़ी आ रहा है, पर जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उनका भी धीरे-धीरे कुछ-कुछ निवेशक इसमें घुस रहे हैं। इसलिए अभी टोटल एसेट्स का देखें तो जो 1% में था 10 साल पहले, अभी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स कुछ 17% हो गए हैं। तो ये काफ़ी बढ़ावत हुई है। बट जैसे मैंने बोला, अभी लार्जली इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है, पर धीरे-धीरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ना चुन पाऊँ कि कौन-सा फंड लेना है, तो मैं इक्विटी का इंडेक्स फंड लेके निवेश कर सकता हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म, जो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात जो हो रही है, और सुनील जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की कि जो एसआईपी हो रहा है, काफ़ी एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने निवेशक का हाथ पकड़ के उनको समझाया है कि मार्केट में उतार-चढ़ाव होता रहेगा, पर अगर आप एसआईपी करेंगे, तो ये आपका पैसा आप बस करती जाइए, और मार्केट जैसा जाएगा आगे, आपको लंबे समय में रहना है, और काफ़ी बढ़िया आपको रिटर्न्स आ सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। पर एक दूसरा भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो खुद थोड़ा निवेश करना चाहते हैं, उनको शायद समझ है, या जो एडवाइजरी क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो हैं वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। तो ये भी जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आज ऑलमोस्ट 45%, बट उसमें से लार्जली इंस्टीट्यूशनल का पैसा है जो डायरेक्ट में है, बट 25% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी पैसा अभी डायरेक्ट में है, पर वो कुछ टाइप ऑफ फंड्स में ज्यादा पैसा डायरेक्ट जा रहा है वर्सेस
बाकी कैटेगरीज में जहाँ पे अभी भी काफी एडवाइस की जरूरत है, और इन्वेस्टर्स अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उनको सही फंड में पैसा डलवा रहे हैं। तो ये आई थिंक ट्रेंड अच्छा है कि दोनों कैटेगरीज, क्योंकि इंडस्ट्री तो काफी ग्रो हुई है, जैसे हमने बोला ऑलमोस्ट 600% की ग्रोथ हुई है 10 साल में। तो देयर इज रूम फॉर एवरीवन, एवरी टाइप ऑफ फंड टू ग्रो, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अगले मैनी मैनी डेकेड्स में, ना कि सिर्फ अगले वाले 10 सालों में वो चलता रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। दूसरी एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने जो ऑब्जर्व किया है कि पहले 10 साल पहले टॉप जो 5 शहर थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा वहीं से आता था। इंस्टीट्यूशनल पैसा हो, ऑब्वियसली वो सब बड़े शहरों से आता था, पर इवन रिटेल का जो पैसा था, लार्जली एसेट्स 5 बड़े शहरों से आते थे। ऑलमोस्ट 72% 10 साल पहले इंडस्ट्री के एसेट्स इन 5 शहरों से थे। आज के समय पे देखें तो अभी ये ऑलमोस्ट 50% पे आ गया है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों से भी निवेशक को ज्ञान मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, इन्फ्लेशन बीट करने के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स अभी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और मुझे लगता है ये ट्रेंड बहुत बहुत सालों तक कंटिन्यू करेगा। नहीं, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हमने अपने शोज के जरिए ही देखा है। आप में से सभी जो है हमारे साथ लगातार शो करते आए हैं, तो पहले कुछ साल पहले तक सवाल ऐसे आते थे जहां पर हमसे पूछते थे दर्शक कि पहला फंड कौन सा होना चाहिए। अब सवाल ऐसे आते हैं जहां पे उनके पास 7-8 फंड्स या 13-14 फंड्स उनके पोर्टफोलियो में होते हैं और बोलते हैं अब कम कर दो, हमने तो सारे ही फंड्स खरीद लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब से पता चलता है कि लोगों में समझ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर। लेकिन नीरव, आप मुझे ये बताइए, जिन ग्रोथ के ड्राइवर्स की हमने बात की है उसके पीछे कौन सा एज ग्रुप, कौन सा इनकम एज ग्रुप मेरे ख्याल से आपको लगता है कि ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है? भारत एक युवा देश है। हमने जिस तरह से जेनजीज और मिलेनियल्स का एक उत्साह और रुझान म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ता हुआ देखा है, वो किस हद तक आपको लगता है इस ट्रेंड को ड्राइव करेगा? क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो इन्वेस्टर है जो शायद एफएनओ, क्रिप्टो या स्टॉक में पैसे लगाते हैं। तो लॉयल्टी टुवर्ड्स एन एसेट क्लास अगर मुझे समझनी है तो वो कितनी लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में आते हुए आपको दिखाई देगी? इक्विटी में अगर है तो शायद शेयर्स के लिए ज्यादा हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए कम, ऐसा बोला जा सकता है क्या? हमने जो नोटिस करा है एक शिफ्टिंग ट्रेंड जो है वो काफी दिखाई पड़ रही है। जो यंग भारत है, जो युवा है इस देश के, वो इक्विटी क्लास के प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुए जा रहा है और इक्विटी के तरफ एक्सपोज़र लेना काफ़ी ऐसे युवा है जो और रिस्की बेट्स लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इक्विटीज़ करना चाह रहे हैं। पर हमारा ये मानना है कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एक इक्विटी के साथ जो एक्सपीरियंस होती है, वो इम्प्रूव होती रहती है और लर्निंग बढ़ती रहती है। और साथ ही साथ जो पावर ऑफ इक्विटी है, ये जो युवा है, ये रियलाइज़ करने लग जाता है। तो हमारा ये मानना है कि अभी देखिए काफ़ी कुछ सालों से जब हमने देखा है द यंगर जनरेशन जो है पार्टिसिपेट करना अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 वर्ष से इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जो यंग जनरेशन है, जो लेट मिलेनियल्स है या जेन ज़ी जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने कभी एक डाउन साइकिल देखा नहीं है और इस अप साइकिल में, अपटिक में, सेक्युलर रैली में सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा है, सभी को इक्विटी की पावर रियलाइज़ हो रही है, सभी को कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है, पर एक्सपीरियंस पूरे साइकिल के बाद ही मिलती है किसी न किसी को। तो हमारा ये मानना है कि एक साइक्लिकल टर्न आने के बाद इनमें से काफ़ी ऐसे जो युवा है वो समझ जाएँगे कि कुछ डिसिजंस इक्विटी में आउटसोर्स किए हुए बेहतर है। काफ़ी ये समझ जाएँगे कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी एक बहुत ही सही तरीका है इक्विटी में निवेश करने के लिए। और हमारा ये मानना है कि जो नई पीढ़ी है वो बचत की ओर नहीं सोचते हुए थोड़े निवेश ओरिएंटेड रहेंगे। दे विल नॉट थिंक अबाउट सेविंग्स एज़ मच एज़ दे विल प्रेफर इन्वेस्टिंग, राइट? और इन्वेस्टिंग के बारे में निवेश करते समय जब भी वो सोचेंगे, वो अपने एसेट्स को स्प्लिट करेंगे प्रोडक्ट वाइज़, ना कि एसेट क्लास वाइज़। बीच में अब अर्ली मिलेनियल्स में एक ज़माना था जहाँ पर एसेट क्लासेस की बात हुआ करती थी
और एसेट एलोकेशन की बहुत बात हुआ करती थी। हमें लगता है आगे बढ़कर प्रोडक्ट एलोकेशन की बहुत बात होने वाली है, जहाँ पर वो चुनेंगे एक अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के थ्रू इक्विटीज़ में निवेश करना पसंद करेंगे, क्योंकि जो डेमोग्राफी है वो तो यंग है ही है, उनकी रिस्क एपेटाइट बढ़ती हुई दिख ही रही है। पर साथ ही साथ हमें ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, जो पर कैपिटा इनकम और जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है इस जनरेशन के पास, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो इन 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, वो मिलके इक्विटी क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करने की सिचुएशंस बना लेती है। तो अगर आगे चल के हमें लगता है कि प्रोडक्ट एलोकेशन की बात होगी, जहाँ पर एक छोटा-सा परसेंटेज जो है वो डायरेक्ट इक्विटीज़ के लिए रखा जाएगा और एक जो कोर पोर्टफोलियो जिसे कहा जाता है, वो कोर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में होल्ड की जाएगी। जैसे प्रीवियस जनरेशंस में देखा जाए जो कोर बचत होती थी वो एफडी या आरडी के रूप में किया जाता था। बिहेवियर वही कंटिन्यू होगी, बट प्रोडक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड्स होगी और एफडी और आरडी के प्रति आकर्षण थोड़ा कम ही बना रहेगा आगे चलते हुए। राइट, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा-सा हम चर्चा को चैलेंजेस की ओर भी ले जाते हैं। समय थोड़ा-सा कम बचा है, लेकिन फिर भी इस जितना हो सके इन डेप्थ इसको हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो सुनील सर, सबसे पहले तो ज़मीनी हकीकत, अब क्योंकि आपको पता है हमने देखा कि बहुत बेहतरीन काम किया है डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, यहाँ पे लगातार जो है रेगुलेटर भी लगा हुआ है, एएमसी स्टेक होल्डर्स भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। फिर भी अब भी क्या-क्या चैलेंजेस हैं आपको लगता है कि जिनको हम लोग पार नहीं कर पाएँगे? या क्योंकि अब भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही वो उस राह पर आगे बढ़ेगा तो ये जो चैलेंजेस हैं वो शायद थोड़े से हट सकते हैं, कम हो सकते हैं। चैलेंजेस गिना दीजिए आप। चैलेंज जैसे अभी नीरव ने कहा कि उन्होंने डाउन साइकिल नहीं देखा। अब इंडियन इकोनॉमी में मैं कोई खास डाउन साइकिल नहीं देख रहा हूँ, मगर ये समझिए कि आधा हमारा मार्केट एफआई की फ्लोज के ऊपर चलता है। तो अगर वर्ल्ड वाइड जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं या फिर अमेरिका में समझिए कि ग्रोथ वापस आ गई तो जरा कैपिटल वापस अमेरिका में जा सकता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर मीडियम टर्म में आ सकती है। इकोनॉमिकली उतना ना हो, फिर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। और जब मार्केट में वो डाउनटाउन आता है तो ये लोगों को बहुत सीख मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डर के बाहर चले जाएंगे, उनको वापस लाना सबसे बड़ी चैलेंज होगा, क्योंकि एक बार वो इक्विटीज को एक्सपीरियंस कर दिया, फिर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। 2007-8 में हमने देखा, 2006-7-8 बिगिनिंग तक बहुत से नए निवेशक आ गए थे इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में, मगर जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी ना, उसके बाद जो बहुत नुकसान हुआ उनको, तो उन्हें वापस लाने में 3 से 4 साल लगे थे इंडस्ट्री को। तो मेरा मानना है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन, क्योंकि वो ग्लोबल फ्लोज के ऊपर नियमित है, और उधर कुछ भी हुआ तो इंडिया से पैसा अगर थोड़ा बाहर गया तो हमारे मार्केट में, बावजूद ये कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो क्या वो टिक पाएंगे? उस करेक्शन 3 महीने 6 महीने के लिए चलेगी, तो उन्हें कैसे बचा के रखना है पहले मार्केट में, या नहीं बचा पाए तो वापस अंदर लाने के लिए कोशिश जो होगी वो एक खास चीज होगी। सेकंड चीज मैं कहूंगा, क्राइसिस की बात और रिस्क की बात करें तो अभी भी जो डीमैट अकाउंट खुले हैं उसमें से डायरेक्ट इक्विटीज में ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं, उतना म्यूचुअल फंड में नहीं आए हैं। अभी करीबन 3 साढ़े 3-4 करोड़ ही म्यूचुअल फंड के निवेशक है 140 करोड़ की आबादी में, जहाँ पे 136 करोड़ ने आधार कार्ड ले लिया है। मगर डीमैट अकाउंट की खुलते हुए देखें, जैसे एक ग्रीड फैक्टर, एक स्पेकुलेटिव फैक्टर, उसमें ये नए युवा, नई पीढ़ी जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, पर खाली एज अ गैम्बलिंग। तो उन्होंने जो पेनी स्टॉक्स को खरीदा, फिन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो भी स्टॉक्स खरीदा, वो उस तरीके से आ रहे हैं, मगर उसको सेविंग्स हैबिट में बदलना चाहिए अपनी सोच को, फ्रॉम अ स्पेकुलेशन। तो क्राइसिस ये है कि क्या ये नए जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं उनमें से कितने हम एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कन्वर्ट कर पाते हैं। तो वही एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी हमारे मार्केट की और पीपल की वेल्थ क्रिएशन को। तो सेकंड चैलेंज वो है। और तीसरा चैलेंज मैं मानूंगा कि बैंक डिपॉजिट्स के खिलाफ जो हमारी ग्रोथ है, मैंने कहा कि दुगना हुआ है, मगर बाकी देशों के माफिक और लंबी अवधि है, उसमें हम करीबन 70, 80, 90% ऑफ बैंक डिपॉजिट तक म्यूचुअल फंड बढ़ सकती है। तो इसमें लोगों को खाली इक्विटी के बारे में नहीं, मगर म्यूचुअल फंड के जरिए हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड के लिक्विड अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट के, उनका भी सही इस्तेमाल करने से वो उनके अंदर, उन्होंने कहा भाई कि एसेट क्लास में नहीं रोटेट कर रहे, प्रोडक्ट में रोटेट, पर प्रोडक्ट के अंदर इक्विटी एक प्रोडक्ट है, हाइब्रिड जो डेट एंड इक्विटी का मिक्स है वो एक प्रोडक्ट है, और लिक्विड। तो ऑल द प्रोडक्ट्स उनको इस्तेमाल करने से ही वो एक लंबा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं मार्केट की ओर में। और जब मार्केट में करेक्शन आई तो लिक्विड में शिफ्ट करो, फिर हाइब्रिड में डालो। तो ये एक विद इन द प्रोडक्ट्स
जो उनको एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ये उनको समझाना और सिखाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है और वो उस कोशिश में हमें लगे रहना चाहिए। कुछ हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर आ जाती है, लेकिन अर्नब जी, सरकार की तरफ से और क्या क्या चीज़ों की मांग है और किस तरह से इस पूरे सेक्टर को, इंडस्ट्री को बूस्ट करने की मांग है? अच्छा, एक और चीज़, डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अब कैसे लोगों को अपनी ओर लुभा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर पहले तो बहुत दिलचस्पी थी इंस्टीट्यूशंस की और बाकी तमाम बड़े निवेशकों की, अब वो दिलचस्पी गायब होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चैलेंजेस को एज एन इंडस्ट्री कैसे पार कर पाएंगे और साथ ही सरकार की तरफ से नीतियों के लिहाज से और कौन कौन सी मांग होगी? मेरे हिसाब से देखिए, जो डेट का चैलेंज है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि एक जमाने में जितने सारे एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके डेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको कन्विंस करना और उनको समझाना डेट मार्केट का एक्चुअल ऑपरेशन और किस तरह से अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स यहाँ आपको काम आ सकते हैं, वो चैलेंज है। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में आप टोटल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें, तो वो भी आज की तरह भी हेवीली स्क्यूड इन फेवर ऑफ डेट है। तो उस डेट को इक्विटी की तरफ थोड़ा रीबैलेंस करना तो एक काम है ही उनका, लेकिन इसके साथ जरूरी ये भी है कि एज सुनील जी ने कहा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप ज्यादा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स की तरफ लाए और वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो इसमें जो डेट फंड्स है, वहां पर रियल चैलेंज है समझाना, निवेशकों को ये बताना कि ये भी आपके लिए काम आ सकता। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि इंडस्ट्री की मांग क्या है विद द गवर्नमेंट, देखिए नॉर्मली तो हम कोई भी इंडस्ट्री हो तो वो आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि थोड़ा टैक्स बेनिफिट दे दीजिए कि जिससे नए इन्वेस्टर्स आके वहां पर निवेश करें। लेकिन यहाँ पर तो रिवर्स फ्लो है, क्योंकि आप देखिए कि जो डेट का जो थोड़ा बेनिफिट था वो चला गया है, तो ये दूसरी तरफ जा रहा है। उसी तरह जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में जो छूट दी गई थी या लिमिट्स थी, उसको भी खोलने की एक रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा सोच विचार वहां पर भी करने की जरूरत है। 30 सेकंड का समय कौस्तुभ आपके पास और नीरव के पास होगा, समय खत्म हो गया है। चैलेंजेस बताइए कौस्तुभ, आपके मुताबिक क्या है? सबसे बड़ा जिस रीएटरिंग जो सुनील जी ने बोला कि इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग प्रोलॉन्ग करेक्शन नहीं देखा है जो नियर टर्म में आए हैं, तो वो कैसे अगर आया तो कैसे वो बिहेव करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि काफी वेल गियर्ड है, क्योंकि जो एसआईपी निवेशक हैं वो डटे रहेंगे, और हमारा जो म्यूचुअल फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द ओवरऑल मार्केट कैप वो काफी बढ़ रहा है। एफआईआई से काफी कम है अभी भी, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये चैलेंज अगर हम ओवरकम कर गए तो काफी बढ़िया होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आज के दिन। नीरव? तो हमारे हिसाब से ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब भी ये जो डाउनटर्न की साइक्लिकल डाउनटर्न की बात हम कर रहे हैं, तभी जो एफएनओ निवेशक है और जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, जो सही से अपने रिस्क एपेटाइट को न भापते हुए रिस्की ट्रेड्स में एंगेज कर रहे हैं, उनका विश्वास फिर से इक्विटी क्लास में कैसे लाया जाए, और साथ ही साथ जो आज भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है उन्हें कैसे ये समझाया जाए कि म्यूचुअल फंड्स में भी काफी ऐसे तरीके और प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू वो अच्छे से निवेश कर सकते हैं और परफॉर्मेंस वहां से भी जनरेट किया जा सकता है बहुत ही रिस्क एडजस्टेड तरीके से। तो रिस्क पर जो है चैलेंज बढ़ सकते हैं, रिस्क अवेयरनेस पर। बिल्कुल। तो चलिए, पिछला 10 साल हमने देखा कि अब तक म्यूचुअल फंड की जो कहानी वो ब्लॉकबस्टर हिट रही है, लेकिन आने वाले 10 साल में जो तमाम बातें सामने आ रही है वो सब इसकी बेहतरी और बढ़ते हुए इंडस्ट्री की ओर ही इशारा कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और मुझे भी फिलहाल इस पूरी चर्चा में इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।